जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज जी आप तक आ रही है? जी लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और मैंने कहा था कि जितना किसी टॉपिक को मतलब आई कैप या इस लेवल पर आपके लिए क्या चीज समझना जरूरी है वो जरूर इंडिकेट करूंगा, और जिसके लिए कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है सिवाय इसके कि हम एक दो सेंटेंस के साथ वो चीज याद करेंगे, तो दैट्स एनफ। ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करना है? व्हेन द डेटा सेट इन परसेंटेज फॉर्म। और अगर वो हमें खुद कह दे कि जी इसका जीएमई जरा कैलकुलेट करो, तो हमने ये नहीं कहना उसे कि नहीं, चूंकि डेटा परसेंटेज फॉर्म में नहीं है तो हम जीएमई कैलकुलेट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो इस वक्त आपको ये नहीं पूछ रहा कि अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। उस वक्त उसका कंसर्न सिर्फ ये है कि क्या आपको जीएम कैलकुलेट करना आता है, तो हमने एज इट इज उसको कैलकुलेट कर देना। अच्छा, इसमें दो चीजें हम पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ रहे हैं अनग्रुप, और एक हम पढ़ रहे हैं ग्रुप। अनग्रुप में एक जो फर्स्ट वन आपसे प्रोडक्ट का जीएम फाइंड किया है, चूंकि इसकी कोई नोटेशन नहीं है तो इसलिए मैंने जीएम एज इट इज लिख रहा हूं। प्रोडक्ट ले लें एक्स वैल्यूज का, जितनी वैल्यूज हैं उससे 1/n से डिवाइड कर दें। और सेकंड था जीएम के लिए, देखने में शायद ये इंटायरली डिफरेंट चीज कोई नजर आ रही है कि जिसमें एंटी लॉग है, लॉग पता नहीं कहां से आ गया है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली तो दोनों से आंसर इक्विवेलेंटली सेम आते हैं। और जो तीसरी ऑप्शन थी, इसकी बजाय मैंने कहा कि अगर आपने कैलकुलेटर को यूज करना है डायरेक्टली, ये एंटी लॉग लिखा हुआ है, अगर आप इस चीज को देखें तो
तो आप कह सकते हो कि ये मीन लिखा हुआ है, लेकिन x का नहीं, log x का। तो आप जिस तरह से आपको कैलकुलेटर से मैंने मीन कैलकुलेट करना बताया और कह दिया कि x का डेटा उसमें एंटर कर लें एंड देन मीन फाइंड कर दें, तो इसकी बजाय आपने सिंपली log x का डेटा फाइंड करना है, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो यानी कि आप समझ लें ये मीन आ जाएगा, लेकिन log x वैल्यूज का उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि इसको आप ग्रुप डेटा की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब जब आपने ग्रुप डेटा की फॉर्म में करना है, तो जो फर्स्ट वन फार्मूला था वो था x, उसकी पावर लेंगे f और फिर प्रोडक्ट करेंगे, और पावर लेंगे 1/समेशन f। सेकेंड वन यूज करना, तो एंटी लॉग, और साथ मैंने ये भी आपको चीज इंडिकेट की कि याद कैसे आप कर सकते हो। अगर आपने इसी डेटे को बदलना है तो जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर f कर दीजिएगा, जहां पर सिंपली इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसके साथ f कर लीजिएगा, तो ये ग्रुप डेटा सेट में बदल जाएंगे। और वो हमें पहले ही पता है कि कैलकुलेटर से आपने काम करना है तो ये काम करना है। x क्या चीज है, x वहां पर एज आ मिड पॉइंट जो है वो ट्रीट होंगे। और फिर लास्टली मैंने डिस्कस किया कि वेटेड में सिंपली आपने क्या करना है, वेटेड में कि जहां जहां पर f आ रहा है वहां पर आपने w जो है वो प्लेस कर देना है, जहां पर आ रहा है वहां पर आपने बस w जो है वो प्लेस कर लेना, तो ये वेटेड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वेटेड का, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी जिसमें मैंने वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, आपको मैंने कहा कि आपने वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, उसमें दिस वन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा ना कि क्यों कैसे पता चला ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन करना है, वो अभी करते हैं डिस्कस। लेकिन मेरी इस वक्त इंटरेस्ट है कि क्या आपको मैंने कैलकुलेशन करने के लिए कही कि x, चूंकि ये ग्रुप डेटा सेट की तरह का था और सिर्फ हमने w ही यूज करना था इंस्टेड ऑफ, तो मैंने कहा था एक आपने ये काम करना है और दूसरा एज इट इज ही एंटी लॉग वाला मैंने कहा था यूज करना। और अब आपकी ऑप्शन है, चूंकि आपको अब क्लियर हो चुका है, तो उसको आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, कम से कम सेकंड बार। ठीक हो गया जी, f की जगह मैंने w जो है वो प्लेस कर दिया है, f की जगह पर w मैंने प्लेस कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने ये वाला जो ऑप्शन यूज किया है तो इससे क्या आंसर आया, किन किन लोगों ने किया है इसको, फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है तो क्या आंसर क्या आया आपके पास, जी बोलिएगा। सर फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा था। नहीं मतलब क्या क्या हो क्या रहा कैलकुलेटर पे जब आपने मैथ मैथ एरर है, ठीक है, मैथ मैथ एरर है, ओके जी। आपने किया इसको, आपने किया इसको, बोलिएगा। यस सर। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन से जब आपने इसको किया तो क्या चीज हुई है, क्या आंसर आया है, मैथ मैथ एरर आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, मैथ एरर क्या चीज है, मैथ एरर कब आएगा कैलकुलेटर पे, मैथ एरर, मैथ एरर आएगा दो रीजन की वजह से कैलकुलेटर पे, आपको याद मतलब आपके जहन में होना चाहिए ना, ये ना हो क्या है, कैलकुलेशन which is not possible to calculate, उसे कैलकुलेट करना
मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं हो तो कैलकुलेटर मैथ एरर का वर्ड ऊपर लिख देता है। वो कौन कौन सी एग्जांपल्स है? फॉर एग्जांपल, समथिंग ओवर जीरो, डोंट से इट इज इंफिनिटी, डोंट से इट इज अ जीरो, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। आइए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब आपने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेटर पे डालेंगे तो वो आपको मैथ एरर का वर्ड देगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं तो इसलिए मैथ एरर आ गया। थोड़ा सा देख लें, 8 को 2 से डिवाइड करना है, आंसर यहां पर होता है। मैथमेटिक्स का वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 8 आ जाए? अगर तो वो मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नंबर है तो वो उसका आंसर है। आपके जो 4 एक ऐसा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, इसलिए 4 इज द आंसर। बिल्कुल ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर जो है वो 4 ही होता है। अब जरा नोट कीजिएगा, मैं यहां पर कर देता हूं 0, यहां पर मैं लिख देता हूं 0, 8 डिवाइडेड बाय 0, तो अब 2 की बजाय जो है वो 0 आ जाएगा। कौन सा मैथमेटिक्स का ऐसा नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई करें और आपको 8 दे? वही आंसर आएगा ना, जिस तरह से पहले लिखा था मैंने कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 दे। आपने कहा 4, तो मैंने कहा आंसर 4 है। कौन सा ऐसा मैथ का नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई होकर आपको 8 देता है? नंबर इस वक्त तक मैथ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर इसे इन्फिनिटी को कहना है तो फिर हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट या डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए उसने मैथ एरर का वर्ड कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आपको दिखाया। क्यों? ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं था। और कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है? एक कैलकुलेशन ये है कि वेन एवर आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, स्टूडेंट ऐसे लिखते जाते हैं, कहते हैं मैथ एरर, कहते हैं पता नहीं क्या गलती हो रही है। समथिंग ओवर जीरो इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, मैथ एरर का वर्ड आएगा। सेकंड, अगर आप लॉग लेने की कोशिश करें किसी नेगेटिव नंबर की, मैथ एरर आएगा, क्योंकि इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, आ रहा मैथ एरर। तीसरा, लॉग ऑफ 0, मैथ एरर आएगा। नेगेटिव नंबर का लॉग लेंगे, मैथ एरर आएगा। तो ये इस तरह की 3-4 कैलकुलेशंस हैं जिनसे शायद आपको पाला पड़ेगा और आपके ज़हन में होना चाहिए ये वो मैथ्स की कैलकुलेशन है जिसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है और इसलिए कैलकुलेटर आपको मैथ एरर का वर्ड दे रहा है। लेकिन आपके पास जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए कही थी कि जी आपने ये कैलकुलेशन करनी है, उसमें तो आप नोट करें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मैंने ना कोई नेगेटिव नंबर है, ना कोई डिवाइड बाय 0 करना, ना किसी का लॉग लेना है। वो तो सिंपली 6 या 7 नंबर थे, उनको मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ जाना था। तो इसमें से तो मैंने कोई भी चीज उसमें नहीं की जो आपको मैंने एक्सरसाइज दी है, इसमें से तो कोई चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैथ एरर क्यों आ रहा है? मैथ एरर की आने की सेकंड रीजन क्या है? व्हेन कैलकुलेशन is very large, that is out of memory of calculator। वो कैलकुलेटर की मेमोरी से ही बढ़ जाती है। कभी ना इत्तेफाक नहीं हुआ आज तक आपको, आपने कहा कैलकुलेटर क्या है? कुछ भी नहीं है, जो मर्जी दे वो आपको कैलकुलेटर करके देगा। तो अमेजिंग, सिर्फ 7 नंबर जरा बड़े बड़े जरब देने पड़े आपसे, उससे हो पा नहीं रहा। ये है रीजन मैथ एरर की आपके कैलकुलेटर के में। क्यों? जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका आंसर इतना ज्यादा बड़ा हो रहा है कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि वो मैथ की जो मेमोरी है वो, हाँ, इसको अगर आप किसी अच्छे जरा ज्यादा पावर वाले कैलकुलेटर से करेंगे हो जाएगा, हो सकता है किसी एक स्टेज पे वो भी जवाब दे दे।
फिर आप इसे कैलकुलेटर कंप्यूटर से करेंगे कर देगा, और बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने रीजन समझनी है कि अब आपके स्क्रीन पे जो मैथ एरर आ रहा है उसकी रीजन कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो मैथमेटिकली करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसकी रीजन ये है कि जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इतनी लार्ज हो रही है कि कैलकुलेटर की एक मेमोरी होती है, जैसे आपके मोबाइल्स पे मेमोरी होती है, वो उसकी मेमोरी से जितनी वो डेटा होल्ड कर सकता था वो उससे भी एक्सीड कर रहा है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैथ एरर आ रहा है, ठीक। तो मैथ एरर की रीजन ये है। अब हुआ भी यही था शुरू में, जो बड़े सिंपल, अब तो खैर आप देखें ना, आपके पास बड़े मॉडर्न पावर वाले कैलकुलेटर्स हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन उससे भी नहीं हो पा रही। आजकल के मॉडर्न कैलकुलेटर से भी नहीं हो पा रही ना जो कैलकुलेशन हमने कही है। उस वक्त तो कैलकुलेटर थे भी बड़े सिंपल। तो मसला यही आया था, जब आप किसी चीज की पावर लेते हो, पावर देखे ना, पावर लेना है और फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये कैलकुलेशन या ये बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती हैं, और इतनी ज्यादा बढ़ती हैं कि इवन ये आजकल के जो मॉडर्न कैलकुलेटर, उस वक्त तो बात ही छोड़े, तो वो आउट ऑफ रीच होना स्टार्ट हुआ। ये मसले आने स्टार्ट हो गए कि जी ये फार्मूला तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, लेकिन जरा सी वैल्यू बढ़ती हैं तो ये तो कैलकुलेटर, उस वक्त के कैलकुलेटर से तो बहुत जल्दी आउट ऑफ मेमोरी हो जाता था। तो फिर इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव किया गया। ये नहीं होता कि ऐसे लिख दिया, बकायदा उसके स्टेप्स किए गए। लॉग के और बहुत सारे फायदे हैं। लॉग का एक फायदा क्या है? लॉग का एक फायदा ये है कि ये वैल्यू को ना स्मॉल कर देता है। फर्ज करें एक वैल्यू 1 है, एक 10 है, एक 100 है और एक 1000 है। मैं कहता हूं वैल्यूज बहुत बढ़िया है। एक 4 सिर्फ वैल्यूज हैं, उसमें एक वैल्यू 1 है और एक 1000 पर भी फौरन चली जाती है। तो आप क्या करें, इसका लॉग ले लें। लॉग की एक खूबी में एक खूबी क्या है, ये वैल्यू को स्मॉल कर देता है। 1000 का लॉग 3 होता है, 100 का लॉग 2 होता है, 10 का लॉग 1 होता है, 1 का लॉग 0। ये देखें, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पई, आप 0 1 2 करके स्टार्ट कर लें। हमारी बहुत सारी एडवांस लेवल कैलकुलेशंस बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कहते हैं ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे जब आप 1000 की पावर 5 लेंगे, तो हम कहेंगे इसको पहले लॉक कर लो। लॉक करके हम वैल्यूज को स्मॉल कर देते हैं। यही आइडिया वहां पर भी यूज हुआ। जब कैलकुलेशन बहुत बढ़नी थी तो उन्होंने कह दिया कि वैल्यूज को लॉक करें। एक आपने कहा वहां प्रोडक्ट था और यहां जमा क्यों कर रहे हैं? यस, मैं जमा कर रहा हूं, ये देखें मैं सम कर रहा हूं। ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो मैट्रिक वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में लॉग का ही चलना है। अगर कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका लॉग लेना हो तो ये ऐड होती है, ये ऐड होती है। यहां क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। जब मैंने बाहर लॉग लिया ना तो उसने सब ऐड कर दिया, ये देखें। और एक ये भी आपको पता है कि जब आप लॉग लेते हैं और कोई चीज पावर में आ जाए, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है वो इधर आ जाती है। देखें, ये W था, ये बेस पर आ गया, और जो प्रोडक्ट था वो सम चले गया, और लॉग एक्स। बस आपको फार्मूला मतलब थोड़ा सा मैंने इंडिकेट कर दिया है कि ये इसके रेलेवेंट ही है। तो अब आपको समझ आ रही है कि जी क्यों हमने प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज नहीं किया। इसलिए मैंने यूज नहीं किया कि वो इवन सिंपल कैलकुलेटर से हो ही नहीं पा रहा था। तो ये कैलकुलेशन फिर मैंने लॉग वाले मेथड से की, और रीजन भी यही थी कि जी लॉग वाला मेथड क्यों ड्राइव किया गया। इसलिए कि प्रोडक्ट वाला मेथड जो था, थोड़ी वैल्यूज के लिए तो चले कैलकुलेटर कर देते थे, लेकिन वैल्यूज या उसकी पावर लार्ज हो जाए तो कैलकुलेटर की मेमोरी से आउट ऑफ रीच हो जाती थी। तो उसके लिए फिर लॉग वाला फॉर्मूला जो था वो डिस्कस किया गया। तो कम से कम आपका आंसर जो है समझ आ गई कि क्यों हम प्रोडक्ट वाले फार्मूले से आंसर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और लॉग वाले फार्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है जी हमने इस डेटा सेट पर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई किया ही क्यों है। एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 एट 2%, मतलब कोई बिजनेस था, कोई बैंक कह दें, वो कह रहा था कि अगर आप हमारे पास 100 रुपया रखेंगे तो हम आपको 2 रुपए प्रॉफिट देंगे, 2%।
100 रुपए के पीछे तो 2% जनरल। 30,000 रुपया उसने उस बैंक में रखा जो कह रहा था कि मैं आपको 3% प्रॉफिट दूंगा, और 50,000 रुपया उसने उस बैंक में रखा जो कह रहा था हम आपको 5% प्रॉफिट देंगे। एवरेज रेट अच्छा कहता जी, आप बताएं जरा उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है 2%, 3% और 5%। अगर तो सिर्फ इतना होता जैसे पिछली एग्जांपल थी, तो मैंने तो इसी को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये 3 वैल्यूज थी, और मैंने कह देना था 1/3 और प्रॉब्लम सॉल्व कर देना था। ये पहले भी हमने किया है, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन इसलिए लगाना है कि डेटा सेट, क्योंकि आपने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे लिए ये डेटा ये वाला है, ये वाला, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में है, तो ये तो बात क्लियर होगी, हमें जीएम लगाना है। बिकॉज क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो प्रॉफिट है 2%, 3%, 5%। चूंकि ये परसेंटेज फॉर्म में है तो मुझे लगाना है जीएम। लेकिन एक और भी है, देखिए उसने वहां पर 20,000 रुपया लगाया हुआ है, वहां उसने ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं 30,000, और यहां उसने 50,000 रुपया लगाया हुआ है। जिस इन्वेस्टमेंट में उसने ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, आपको चाहिए कि उसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। याद है वो मैंने सब्जेक्ट की वेटेज की बात की थी, भाई जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम में उसका ज्यादा पैसा, देखिए ना, एक जगह उसने 10 रुपए लगाए हैं, दूसरी जगह उसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, दोनों जगह से प्रॉफिट आ रहा, तो आप कहेंगे एक ही बात है। नहीं, जहां उसने 10 रुपए लगाए हैं वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो इतना नहीं है, जहां उसने 10 लाख रुपया लगाया वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उसकी ज्यादा कैलकुलेशन में अहमियत होनी चाहिए। तो इसलिए परसेंटेज की फॉर्म में हमें पता चला जीएम लगाना है, और चूंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट हैं तो इसको मैंने वेट्स कह दिया। एग्जामिनर ने नहीं कहना कि जी ये वेट लगाओ, ये उसने तो कह दिया एवरेज। देखो वर्ड बोला ना, तो एवरेज के तो 5 मेथड होते हैं, एएम भी होता है, जीएम भी होता है। जीएम इसलिए कि परसेंटेज, और वेटेड इसलिए कि वहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट थी। अब देखिए जो पिछली एग्जांपल थी ये वाली, यहां पर भी वही नहीं है, उसी तरह की बातें हो रही हैं, उसी तरह की बातें यहां पर भी हम कर रहे हैं, लेकिन 2% है, अ पर्सन अर्न्स 2%, 3%, 5%, कुछ इस तरह की। लेकिन कहां कितनी कितनी अमाउंट है ये तो कोई मेंशन नहीं है, तो हमारे लिए सब एक जैसा ही है, और मैंने सिंपली इसका जीएम कैलकुलेट कर दिया। लेकिन यहां पर है तो परसेंटेजेस, बट हर परसेंटेजेस की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वेटेज डिफरेंट है। जिस पर जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इसका मतलब है कैलकुलेशन में उसकी उतनी ही ज्यादा वेटेज है। तो ये 3 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसलिए, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन में इसे वेट्स डिक्लेयर किया। डेटा क्या होता है जिसका आपने कैलकुलेशन करनी है, तो वो एक्स है, रेट ऑफ रिटर्न 235। आप परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल जब आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज लिख दीजिएगा परसेंटेज फॉर्म में। जी अब अगर कोई क्वेश्चन हो कि जी क्यों हमने इसके ऊपर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन लगाया, परसेंटेजेस की वजह से ज्योमेट्रिक मीन, और इन्वेस्टमेंट किसी परसेंटेजेस पे ज्यादा कर रहे हैं, किसी पे कम कर रहे हैं, तो उसकी वेटेज कम ज्यादा, इसलिए मैंने वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट किया। जी अब किसी को कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम या इस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कि हमने जीएम क्यों लगा रहे हैं और स्पेशली वेटेड जीएम क्यों लगा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको ना कैलकुलेटर पर एक बार हल करके दिखा दीजिएगा, ये सही नहीं आ रहा आंसर। सही नहीं आ रहा, ये जहां पर आपने एफ लिखना है वो हो गया डब्ल्यू, ठीक, जी सर। और एंटी लॉग, और यहां पर आप लिखेंगे या कैलकुलेट करना है मीन ऑफ लॉग एक्स, नॉट एक्स, मीन ऑफ लॉग एक्स। मैं अब इसे कैलकुलेटर पे जो है वो फीड कर देता हूं। चूंकि W जो है वो उसने एक्ट एज अ फ्रीक्वेंसी करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर की ऑन कर लेनी है।
शिफ्ट, सेटअप, डाउन एरो और स्टैट्स का सेटअप आ गया नंबर 4 ऑन द फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर 1। फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। अब चूंकि आपने कैलकुलेशन करनी है, स्टैटिस्टिक्स में अभी डेटा एंटर करना है, मोड और स्टैट्स, ये डेटा एंटर करेंगे, दैट इज ऑन 1। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने डेटा जो एंटर करना है ना, मैंने लिखा log x करना, log x, log 2% नहीं, इसको बदलना, वो बाद में एक ही दफा साथ लगा देंगे और डेटा एंटर हो गया। फिर log of 3, देन log of 5। अब आपने साथ फ्रीक्वेंसी भी एंटर करनी है, 20,000, नेक्स्ट 30,000 और नेक्स्ट 50,000। यहां तक आपने डेटा एंट्री अपनी कंप्लीट कर ली, एग्जिट कर लिया। अब इस पे लिखा गया है एंटी लॉग मीन ऑफ लॉग एक्स। डेटा चूंकि आपने लॉग एक्स का ही एंटर किया है, तो जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर है कि वो इसी का ही आएगा, लेकिन बाहर क्या होना चाहिए, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसे कहते हैं, रिवर्स ऑफ लॉग। तो शिफ्ट से, शिफ्ट और लॉग, ये ऐसे ही आएगा, वो 10 की पावर होती है ये। इसके बाद आपने यहां पर क्या लिखना है, मीन आना चाहिए आपके पास, मीन। तो वो वैल्यूज का जो मीन है वो आपके पास आएगा शिफ्ट 1, 4 में मीन लिखा हुआ है तो मीन लिख दें। क्योंकि हमने एंटर लॉग एक्स किया हुआ है तो उसने आपको वही मीन एक्स लॉग एक्स ही देगा, 3.5713, 3.5713 का 2 ओके सर, आ गया। जी, हुआ क्लियर आपको? यस सर। चले, किसी और ने अगर कोई क्वेश्चन और करना हो मुझसे, एनीवन एल्स? जी सर। वालेकुम सलाम। सर वेटेड अरिथमेटिक मीन की जो एग्जांपल 16 थी वो नहीं हो रही थी मुझसे। वो कैसे एग्जांपल 16? If a student got 65, 72 and 62 marks in 2 mid and 1 final test respectively, find mean marks of 3 tests if the weightage of final is twice then of each mid test. अच्छा जी, उसने एक मिड टेस्ट था, एक और मिड टेस्ट था और एक फाइनल टेस्ट था, ऐसे ही था ना? जी सर। डेटा सेट चूंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, मीन मार्क्स। तो मार्क्स का जो डेटा है उसे एक्स कह दें। अब उसके मिड में कितने नंबर आए हैं पहले मिड टेस्ट में? 65। दूसरे मिड टेस्ट में 72। फाइनल में 62। अगर तो बात होती ना सिर्फ मीन मार्क्स बताएं, तो 3 टेस्ट हुए, तीनों टेस्ट के नंबर आपके पास हैं, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन मार्क्स मिल जाने थे। लेकिन साथ ही उसने कह दिया है कि जो मिड मार्क्स हैं उनकी वेटेज फाइनल जैसी नहीं है, यही कहा ना उसने। अब आपने ये वेटेज क्या दी है, देखें उसने आपको एग्जैक्ट वेटेज नहीं बताई, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जरूर दी है। बोलिएगा क्या उसने कहा, कैसे वेटेज है? उसने कहा है कि हाँ, फाइनल की वेटेज मिड से क्या है, ट्वाइस है। तो आप अपनी मर्जी से विद योर ओन चॉइस मिड को एक वेटेज दे दें, लेकिन फाइनल की ट्वाइस करनी है उससे, तो वेट्स आ गए। इसके बाद कर लेंगे या मजीद करना है आपको? अभी कर लूंगा सर। जी, उसने पिछली जो मैंने एग्जांपल की बड़ा एक्सप्लिसिटली उसने वेटेज बताई कि इसकी वेटेज इतनी कर दो, इसकी इतनी कर दो, इसकी इतनी कर दो। इस एग्जांपल में उसने वेटेज बताई नहीं, लेकिन कह दिया जी जो भी वेटेज आपने मिड की रखनी है ट्वाइस फाइनल की कर दें, जो आंसर आएगा वो इसके साथ भी वही आएगा, क्योंकि कंडीशन एक पूरी करनी है। जो मिड की वेटेज रखनी है फाइनल का आपने, कोई मैंने नहीं कहा था परसेंटेज फॉर्म में रखनी है। एक कहता जी, एक स्टूडेंट कहता मैं इसकी वेटेज 5 कर देता हूं, कर दे, इसको 10 कर दे,
वो भी सेम आंसर लेगा, सबके आंसर सेम होंगे। आप अपनी अटेम्प्ट कर ले, आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आंसर आपके सेम आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है ये, ओके सर, थैंक यू सर। चले। जी और तो नहीं किसी का क्वेश्चन? चले जी, हमने दो एवरेजेस पढ़ ली हैं, एक एएम पढ़ लिया, एक हमने जो है वो जीएम एवरेज पढ़ ली, दो एवरेजेस पढ़ ली। एक इसका एक कमेंट है, इंपॉर्टेंट कमेंट है एग्जाम के लिए। GM is not possible to calculate for a data which contains negative or zero value। कोई भी ऐसा डेटा जिसमें कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए, GM वहां पर कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए एक शख्स है, उसने एक बिजनेस पे 2% प्रॉफिट मिला उसे, दूसरे साल उसे प्रॉफिट नहीं मिला, तीसरे साल उसे 3% मिला। कभी प्रॉफिट 2% मिल रहा है, कभी, मैं कहूँ जरा एवरेज एक नंबर बताएं। देखें जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो नहीं आ जाएगा, और हम कहेंगे नहीं जी प्रॉफिट अकेला अकेला तो मिल रहा है, एवरेज की बात करें तो उसका मतलब है उसे 3 साल में प्रॉफिट मिला ही कुछ नहीं है, गलत। और ये रीजन है इस जीरो की, ये वाले। अगर आप लॉग वाले फार्मूले में जाए ना तो ज्यादा चीज क्लियर समझ आती है, इसलिए कि लॉग वाले फार्मूले में हमें इन वैल्यूज के लॉग्स चाहिए, ठीक है ना, याद है ना, तो हमें log 2 चाहिए, ठीक है आ जाएगा कोई भी जब यहां पर पहुंचेंगे तो कैलकुलेटर क्या करेगा, फिर देगा ना मैथ एरर का वर्ड, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। अगर किसी जगह पर डिक्लाइन हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, तो इस जगह पर कैलकुलेटर फिर मैथ एरर का वर्ड बोलेगा, बस यही रीजन है। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने वैसे सिंपल 3-4 वैल्यू दी, एक उसमें इंटेंशनली उसने जीरो दिया और कह दिया इसका जीएम फाइंड करो। अब बच्चों ने कहा जी बिल्कुल जरूर देंगे साहब, वो आप कहेंगे ये नेगेटिव या दे दी, उसने हो ही नहीं रहा था, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला पता नहीं क्या हो रहा है, उसने एक आंसर लिखा था नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। बस यही इंटेलिजेंस है ना, किसी भी लॉग के सॉरी जीएम के डेटा सेट में इफ एनी वैल्यू इज नेगेटिव और जीरो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। फिर क्या करना, फिर एएम पे चले जाएं। मैंने ये नहीं कहा गलत है, मैंने वर्ड अप्रोप्रिएट है, दो डिफरेंट चीजें होती है ना, ये कर नहीं सकते और एक होता मुनासिब, ये है टोटली नहीं मना मैं कर रहा था आपको, मुनासिब का वर्ड बोला जाता है ना जब, इसका मतलब हाँ ये कर लें, एएम अरिथमेटिक मीन कर लें, लेकिन मुनासिब ये है कि परसेंटेजेस में आपको जीएम करना है, और अगर पॉसिबिलिटी हो परसेंटेजेस हैं तो जीएम ही ठीक है। इस तरह के इशू आ जाए तो चूंकि जीएम वहां पर कैलकुलेट नहीं होगा तो इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। सेकंड नोट क्या है, GM is not affected by presence of extreme values in the data। ये मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया कि जी ये एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट अभी डिस्कस करना है, तो फिर ये चीज वर्ड आपको क्लियर। तो आप समझ लें GM के रेलेवेंट दो नोट हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटे में कोई भी नेगेटिव या जीरो वैल्यू आ जाए नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट GM। सेकंड कि जो GM है उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए। वो क्या होती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, कैसे पता चलता है ये वैल्यू एक्सट्रीम है कि नहीं, वो नेक्स्ट हमारे कैलकुलेशन में ये आ जाएगा। थर्ड टाइप की एवरेज, 5 टाइप है ना टोटल, तीसरी पर आ गए अब हम, हार्मोनिक मीन। सिर्फ इतना आपके लिए एनफ है, हार्मोनिक मीन is a useful measure of central tendency for averaging the data that are in GM में मैंने वर्ड लिखा था परसेंटेज, that are in रेट्स में हो डेटा, that's like speed। अब रेट में क्या, आपने मैथ्स में मैंने आपको रेशो पढ़ाई थी, ठीक है ना, रेशो का वर्ड बोला था मैंने। अगर तो फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, उसका वजन 5 kg है, और एक और ऑब्जेक्ट है उसका वजन 3 kg है, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम यूनिट्स में हो, उस फ्रैक्शन को रेशो बोलते हैं। याद है ना ऐसे किया था हमने,
उसे रेशो कहते हैं, उसे रेशो कहा जाता है। अगर एक स्टूडेंट है, फर्ज करें टोटल मार्क्स उस पेपर में थे 50, स्टूडेंट ए ने 30 मार्क्स लिए, स्टूडेंट बी के मार्क्स थे 25 उसी पेपर में, उसी पेपर में। अगर तो दो कंपोनेंट आपस में फ्रैक्शन लिखी जाए, दो कंपोनेंट की, तो वर्ड लिखा जाता है रेशो। अभी बोला ना कि जी ए और बी की क्या मार्क्स रेशो है। अगर किसी भी कंपोनेंट की रेशो ली जाए टोटल के साथ, इसे प्रपोर्शन भी कह देते हैं। एक तो प्रपोर्शन थी ना जिसमें दो रेशो का कंपैरिजन करते हैं हम, उसे प्रपोर्शन बोलते हैं, जिसमें डिवाइजर क्या हो, टोटल हो, और रेट भी एक रेशो ही होती है। एक गाड़ी है, उसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर का, और टाइम जो था उसने लिया 2 आवर्स, और मैं कहता हूं कि उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो याद है स्पीड का फार्मूला d/t, 60 किलोमीटर ओवर 2 आवर्स, तो 30। क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कैंसिल होंगे, 7 यूनिट्स आएंगे। ये रेट होता है। देखिए तीनों जगह पर मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है। अगर तो दो कंपोनेंट्स हो सेम यूनिट्स के, मार्क्स मार्क्स, तो वो रेशो। अगर कंपोनेंट विद होल हो, प्रपोर्शन। और अगर दो इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज फ्रैक्शन में लिखी जाएं, तो वो रेट कहलाता है। और इस तरह के तो आपको अक्सर अपनी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में होता नहीं है, स्पीड इतने इतने किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे करके, तो वो रेट है। ठीक है ना? तो रेट क्या चीज है? एक तो देखे ना, इसके यूनिट नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, इसके नहीं आएंगे, इसके यूनिट साथ जरूर होंगे। तो रेट एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटीज होती हैं वो दो डिफरेंट यूनिट्स में होती हैं, उसे रेट बोलते हैं। तो स्पीड इसलिए रेट है। तो जब भी स्पीड्स वगैरह का डेटा सेट हो, स्पीड वगैरह का, चूंकि वो रेट है और हार्मोनिक मीन जो है वो वहां पर अप्रोप्रिएट है। बट बी केयरफुल, मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा, उस पूरी डिटेल में बैक पे नहीं जा रहा। अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर डेटा रेट्स की फॉर्म में हो, तो आपने कैसे डिसाइड करना है, ये मैं आपसे कर रहा हूं। इन एवरेजिंग रेट्स जैसे ये लेगा, रेट मैंने समझा दिया क्या, ऐसी दो क्वांटिटी जिनके मेजरिंग यूनिट डिफरेंट हो, ऊपर किलोमीटर है, नीचे टाइम आवर्स में है, तो डिफरेंट है। कहता अगर आपने रेट्स को एवरेज करना है, और हमें पता है कि जब आप लिखते हैं ना, जैसे ये है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है ना। कहता डेटा अगर रेट्स का हो और उसका न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, अभी देखते हैं कैसे, न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, तो फिर आपने हार्मोनिक मीन ही यूज करना है। डेटा रेट्स का न्यूमिनेटर इज अ कांस्टेंट, जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड इफ डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट, जो नीचे आ रहा है, तो फिर आपने एज इट इज, चाहे वो रेट्स का हो, आल्दो वो रेट्स का डेटा सेट है, लेकिन फिर आपने अरिथमेटिक मीन ही यूज करना है। मैं पिछली दफा मैंने इसको फिजिक्स में ले जाके समझाया, क्योंकि है भी वहां से, आया भी वहीं से था, लेकिन बाद में मैंने फील किया कि इस लेवल पे आप नहीं उस आइडिया को ग्रैब कर रहे हैं कि जी इसको फिजिक्स में ला के समझा के मैं मैथ में वापस आ गया, उसकी जरूरत नहीं थी। बस इतना कि अगर डेटा रेट्स में हो, जैसे स्पीड एक एग्जांपल है, और भी मैंने एक दो अपने नोट्स में दी हुई हैं, डेटा अगर रेट्स में हो तो दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, या एम लगेगा या जीएम लगेगा। आप देख लें कि क्या वो न्यूमिनेटर कांस्टेंट है तो एच एम लग जाना है, एच एम, सॉरी जीएम नहीं एच एम, और अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो फिर आपने ए एम लगा देना। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, तो ये क्या मतलब है जी न्यूमिनेटर कांस्टेंट, और क्या मतलब है डिनोमिनेटर कांस्टेंट, ये एग्जांपल देखिएगा। अच्छा पहले जरा हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन देख ले। हार्मोनिक मीन कोई इसकी नोटेशन नहीं है, तो मैंने एब्रिविएशन यूज की, एच एम, ऑफ अ सेट ऑफ एन वैल्यूज, कि अगर आपके पास टोटल एन वैल्यूज हो तो उसका एच एम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं। 5 का रेसिप्रोकल लेना हो तो 1/5 होता है, और अगर 1/5 का रेसिप्रोकल लेना हो तो 5 होता है, तो रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं। ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन, अरिथमेटिक मीन कह दें, मीन कह दें। कहता मीन किसका लेना है? वैल्यूज का नहीं लेना, रेसिप्रोकल वैल्यूज का लेना है, रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन लेना है। अच्छा पहले चले मैं ये करता हूं, अभी मैंने आपको ये चीजें समझाई कि जी मीन लेना है, आपने कहना जी ठहर जाए जरा, अब बताएं किसका मीन। हमने मीन लेना है रेसिप्रोकल वैल्यूज का। वैल्यूज को अगर x कहते हैं तो रेसिप्रोकल वैल्यूज को 1/x कहेंगे फिर, तो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का क्या आ गया? मीन। जस्ट लाइक मीन ऑफ वैल्यूज समेशन x/n, मीन ऑफ लॉग वैल्यूज समेशन log x/n, और मैंने कह दिया मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, तो ये वाला रेसिप्रोकल आ गया। अब वाला ये वाला रेसिप्रोकल लगाना, इसको रेसिप्रोकल करें जरा, इसको उलट करें तो n ऊपर चले जाएगा और समेशन 1/x नीचे। यही हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। डेफिनेशन बिल्कुल नहीं, आप रट्टा नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे, नहीं आएगी, बस फार्मूला याद करें। बता दिया ना कि रेसिप्रोकल लेके ना वैल्यूज का, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। तो हार्मोनिक मीन के फार्मूले की कैलकुलेशन n ओवर समेशन 1/x, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। यूज अब कैसे करना है? एग्जांपल, Zayed drove at a speed of 30 miles per hour, उसकी ये स्पीड थी फॉर द फर्स्ट 30 miles ऑफ अ ट्रिप। वो कहीं जा रहा था, जो पहले 30 मील थे उसकी स्पीड 30 रही। अच्छा यहां जो एवरेज का वर्ड है ना, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कम ज्यादा होगी, लेकिन एट द एंड वो 30 ही रही। तो जो 30 उसकी स्पीड चल रही है, स्पीड वो 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से वो ट्रेवल कर रहा है, और पहले जो 30 मील हैं अपनी ट्रेवलिंग के, लाइक ये वाले 30, ये 30 माइल्स की ट्रेवलिंग की, तो उसकी जो स्पीड थी वो 30 माइल्स एन आवर थी, ये स्पीड के साथ है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 माइल, अगला जो 30 माइल का डिस्टेंस उसने कवर किया है उसकी स्पीड हो गई 60 माइल्स एन आवर। एंड एट एवरेज स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर फॉर द रिमेनिंग 30 माइल्स, अगला फिर 30 माइल का जो डिफरेंस कवर किया है उसकी स्पीड बहुत तेज थी, 90 माइल्स एन आवर थी। तो कभी वो 60-30 के स्पीड से ट्रेवल किया, कभी उसने 60 स्पीड के साथ मूव किया, कभी 90 के साथ। इफ ही मेड नो स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रिप, रुका नहीं है, बस 90 किलोमीटर उसने डायरेक्टली किया, कहता पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड बताएं, पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड बताएं। कभी वो 30 की स्पीड से चला, कभी वो 60 की स्पीड से चला, और कभी वो 90 की स्पीड से। पहली बात, चूंकि ये डेटा स्पीड का है, स्पीड एक रेट है, रेट में 2 ऑप्शन आनी है, AM GM की आनी है, AM और HM की आनी है, ये 2 ऑप्शन है, लिखा हुआ ना यहाँ पर लिखा हुआ है। अब स्पीड, ये देखें मैंने स्पीड का फार्मूला लिखा, न्यूमिनेटर डोमिनेटर। अब जरा नोट करें, आल्दो मुझे कैलकुलेशन स्पीड की करनी है ना, एवरेज मुझे स्पीड ही बतानी है, मेरे लिए डेटा या x कह दें वो स्पीड है। क्या हर प्रॉब्लम में हर जगह पर वो डिस्टेंस सेम नहीं कह रहा? 30 माइल 30 माइल 30 माइल, डिस्टेंस सेम, न्यूमिनेटर कांस्टेंट, ये इसका मतलब है। चूंकि न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, एज डिस्टेंस न्यूमिनेटर में है, इज अ कांस्टेंट लिखा हुआ उसने। 30 मील स्पीड से चला, अगले 30 मील स्पीड से चला, अगले 30 मील स्पीड से चला, डिस्टेंस स्पीड के न्यूमिनेटर में होता है, न्यूमिनेटर कांस्टेंट है। आल्दो मुझे एवरेज स्पीड की ही निकालनी है, लेकिन अब मैं हार्मोनिक मीन यूज करूंगा। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट कि क्यों हार्मोनिक चीज यूज करना। जी रेट तो चले समझ आई, आपने कहा था रेट, तो रेट भी समझ आ गई कि समथिंग ओवर समथिंग रेट होता है, लेकिन इसका क्या मतलब था जी? तो आप जरा स्पीड का फार्मूला लिखें, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस न्यूमिनेटर में तो लिखा नहीं हुआ कि हर जगह पर डिस्टेंस 30 मील का ही है,
तो डिस्टेंस तो हर स्पीड का, चाहे वो 30 की स्पीड से चला है, 60 की स्पीड से भी चला है, 90 की स्पीड से भी चला है, लेकिन हर दफा डिस्टेंस जो है वो उसका कांस्टेंट 30 मील तक ही उसने ऐसा किया है। तो न्यूमिनेटर कांस्टेंट और हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। अब बारी आ गई जी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कैसे करना है। तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर दें। क्या करें, हर वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लिया और देन इसके बाद फार्मूला लगा दिया 3/0.0661, तो उसकी जो एवरेज स्पीड बनती है वो 49.10 माइल्स पर आवर बनती है। कभी वो 30, कभी वो 60, कभी वो 90, और एवरेज जो बनती है अराउंड अबाउट 50 आप समझ लें माइल्स एंड आवर बनती है। हाँ जी ठीक है ये पॉइंट। अच्छा, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हार्मोनिक मीन का फार्मूला नहीं है, ये बात सही है, नहीं है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला नहीं है। तो अब आप क्या करें, फर्ज करें मैं सिर्फ इतना अगर लिखूं, सिर्फ इतना, तो मैं जैसे मैंने एंटी लॉग लिया था, अब मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल ये वाला वर्ड, तो फिर मैं लिख सकता हूं इधर ऐसे, ठीक है। अब अगर नोट करें, अगर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मीन है, किसका मीन है, ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज का। लॉग का मीन है जी, एक्स का मीन है, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन है। मैं इसको जरा दोबारा से लिख रहा हूं, यहां पर फार्मूला था रेसिप्रोकल ऑफ रिथमेटिक मीन। जब भी रिथमेटिक मीन का वर्ड हो या मीन का वर्ड हो ना, ये चीज लिख ले करें, उसके बाद पूछा करें किसका जी, रेसिप्रोकल वैल्यूज का। ये ले रेसिप्रोकल वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेटर पे फीड कर दे। अगर मुझे, ये तो बात की बात है ना, ये कैसे करना है, अगर मुझे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो मुझे एक्स नहीं फीड करना, लॉग एक्स नहीं फीड करना, तो एक्स में क्या फीड करना है, 1/x फीड करना है, यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यूज मुझे फीड करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये आपको आइडिया हो गया कि हार्मोनिक मीन से होना है, चूंकि स्पीड का डेटा सेट है और ये तो हार्मोनिक मीन से होना है। अब जरा देखना है कि x तो हमें फीड करना आता है, log x फीड करना आता है, ये रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे फीड करते हैं। चूंकि ये ग्रुप डेटा नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी, चूंकि मैंने ऑन की हुई थी, तो वो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, चूंकि वो ऑन थी। क्या करेंगे, सॉरी, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 ऑफ कर दें, ऑफ कर दी मैंने। अब जरा उस पे जाएं, स्टैट्स पे, वन वेरिएबल पे, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। क्या फीड करना है, 30, नो, रेसिप्रोकल, ये है रेसिप्रोकल की, ये भी अवेलेबल है, -1। एक कहता जी आपने तो रेसिप्रोकल कहा था, 30 की पावर 1, अगर इसको ऊपर जाके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1। तो रेसिप्रोकल की भी आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्टली ही अवेलेबल है, नो नीड टू राइट, आपने ही ऐसे कर लेना है 30। और ये देखें, ये जो की है, ये रेसिप्रोकल की है, ये देखें -1 आ गया, बस एंटर कर दे, तो ये रेसिप्रोकल होके एंटर होगा। ये 60 रेसिप्रोकल एंटर एंड देन 90, 1/, कर ले, कोई हर्ज नहीं है। मतलब वैसे मैं आपको बताना चाहता था कि देयर इज अ रेसिप्रोकल की इज आल्सो अवेलेबल हियर, तो 1 कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके, अब आपने इसका मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल वैल्यूज एंटर की हुई हैं, तो ये रेसिप्रोकल का ही मीन्स आएगा। शिफ्ट 1, 4 और 2 इक्वल, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का मीन आ गया, ठीक। अब आपने ना ये बाहर वाला रेसिप्रोकल भी लगा दो, कैलकुलेटर पे लगा दो, है ना रेसिप्रोकल की हमारे पास,
बस इस आंसर पे वो जो है वो रेसिप्रोकल की लगा दो। ये खुद ब खुद देखे उसने आंसर ले लिया, आंसर उसने ये आंसर ले लिया ये वाला, और इसके ऊपर अब ये वाला रेसिप्रोकल वर्ड लगने लगा है, तो आंसर आ गया 49.09, विच इज बिल्कुल 100% एक्यूरेट आया विद नो राउंडिंग एरर। बस इस तरतीब को याद करते हैं एक ही सिस्टम से, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर डेटा वो ना 10-12 वैल्यूज का दे देता है समटाइम एग्जाम में। मैंने आपको सिखाना तो है, टाइम बचाना है ना, टाइम मैनेजमेंट से ही हम लोग बोल रहे हैं। तो क्या करना है, अगर तो अरिथमेटिक मीन का प्रॉब्लम आता है तो एक्स फीड करना है, अगर ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉब्लम आता है, ये जो एंटी लॉग है ये तो ज़ाहिर है बात की बात है ना, लेकिन फीड क्या करना है आपने, लॉग एक्स फीड करना है। चले मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। और अगर हार्मोनिक मीन आता है तो ये वाला रेसिप्रोकल, जैसे वो एंटी लॉग बाद में लिया था, तो इसके लिए जो चीज आपने फीड करनी है वो 1/x फीड करना है, रेसिप्रोकल वैल्यूज आ जाएगी। जितनी ज्यादा आप अपने कैलकुलेटर्स के साथ दोस्ती करोगे ना, आपको बड़ी जल्दी कैलकुलेशन, और स्पेशली वो बच्चे जिनकी अक्सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जी, हम टेबल में कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी से हम दोबारा लिखते हैं, तो लिखते वक्त किसी डेसिमल के आगे पीछे कर देते हैं, तो वो तो फिर जरूर ये काम करे, वो जरूर करे जी। तो ये चीज हो गई, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। Z drove an average speed of 30 miles per hour, ये उसकी स्पीड है 30 miles per hour, ये उसकी स्पीड है। फॉर फर्स्ट 4 hours, 4 घंटे तक वो इसी स्पीड के साथ चला है। जैसे अक्सर मोटरवे पे लोग एक जगह वो रख लेते हैं और देन चलते रहते हैं। हमारे तो चूंकि इतनी स्मूथनेस नहीं है, इतनी लेंथी नहीं है, यानी कि स्टेट नहीं है, एक ना इंटरनेशनल बने के अक्सर जो अमेरिका यूके वगैरह में ना लोग गाड़ियों को ना क्रूज लगा देते हैं, फिक्स स्पीड क्रूज होता है वो, यानी कि आप फिक्स कर देना 80 और बैठ जाए आराम से, तो वो उसने गाड़ी ने खुद ही 80 की स्पीड पे चलते जाना है, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस स्टीयरिंग पकड़ लेना आपने, क्योंकि स्मूथ रोड है, सीधी रोड है। तो वो कहते हैं जी 3-3 4-4 घंटे लोग एक ही गाड़ी पर, लेकिन वो बड़ा डेंजरस है, नींद आ जाती है। हमारे ने तो हमारे ड्राइवर ने तो आगे से कुत्ते ने गुजरना है, उसकी आंख खुल जाती है, अच्छा इसको बचाना है, भैंस ने गुजरना है, फिर भी बचाना है। वहां पर कहते हैं जी लोग सो जाते हैं और कई दफा बच भी जाते हैं क्योंकि स्मूथ होते हैं। तो 4 घंटे आप समझ ले क्रूज लगा दिया, 4 घंटे वो मुसलसल 30 के ऊपर उसने क्रूज लगाया था, चलता गया, ओके। एंड देन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 फॉर द नेक्स्ट 4 आवर, कहता जो अगले 4 घंटे थे ना, वहां स्पीड लिमिट उन्होंने रिलैक्स की थी, उसने 60 के ऊपर क्रूज लगा दिया। अब 4 घंटे इसी स्पीड से चलता रहा। If he made no stops during the trip and reached his destination in 8 hours, what was his average speed? कहता इसकी एवरेज बताओ। अगेन स्पीड है, स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, क्या चीज कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट हेयर, 4 आवर्स 4 आवर्स। ये अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो, as time which is in denominator is a constant, so arithmetic mean is appropriate। तो सिंपली 30 और 60 का आपने arithmetic mean ले देना, उसकी स्पीड 45 होगी, 45 किलोमीटर्स माइल्स पर आवर, दैट्स ऑल। अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना, आप क्या करें, वो जो आप फिजिक्स में नहीं करते, स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डी ओवर टोटल टी, इससे कैलकुलेट करें, पिछले क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी, तो देखेंगे आपने जो आंसर निकाले ना वही आएंगे जो मैं इस वक्त सिंपली ऐसे निकाल रहा हूं। ये कोई करना चाहता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, देखेंगे दोनों से आंसर सेम आ जाएंगे। तो 2 स्पीड्स हैं, एक 30 एक 60 है, 90 टोटल बनता है और 45 किलोमीटर बना। लेकिन इस दफा मैंने क्या यूज किया, अरिथमेटिक मीन। क्लियर? चलें, अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज करना है, यूज द कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर करना है। HM रेसिप्रोकल ऑफ
फार्मूला अगर याद करना है ना तो जहां जहां एफ है वो वहां यही आ जाएगा, अगर फार्मूला याद करने वाली बात है। ये देखा ना क्या था, समेशन 1/x था ना, और मैंने कहा था और ओवर क्या था n, जहां n आता है वहां समेशन f करते हो आप एक चीज, और जहां समेशन आता है तो समेशन के साथ f आ जाता है, फार्मूला बन गया। देखते हैं कौन कर लेता है ऐसे, कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से करना है आपने। देखते हैं कि क्या फीड करते हैं आप। आपने फीड क्या किया, f ओवर x फीड किया, और टोटल f की रखी, f से कौन सी रखी, आपने x की जगह पर तो आपने जो फीड करनी है वो f ओवर x की करनी है, ये फ्रीक्वेंसी देखा है इधर तरफ आपने।
जी किया किसी ने इसको सॉल्व? एनीवन? जी क्या आंसर आ रहा है? 5.5786175584 5.578। कैसे किया आपने? एक्स में क्या रखा? सर 1/1 एक्स पुट कर दिया और मीन फाइंड कर लिया, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया। कोई? यस सर, ठीक आंसर आ गया। आपने एक्स में क्या फिट किया? रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है, चलिए। सर समझ नहीं आ रही। मैं उसको बताऊं। वो मैंने गलत लिखा, आपने भी गलत लिखा। मैंने गलत लिखा है। देखें, आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो ये है, रेसिप्रोकल इनटू मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। तो जहां पर आपने ये डेटा एंटर करना है, वहां पर क्या एंटर करना है? रेसिप्रोकल वैल्यूज एंटर करनी है। तो रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या है? 1/x। ये एंटर करना, f/x नहीं एंटर करना, आपने रेसिप्रोकल वैल्यूज एंटर कर देनी है। इसको हम कर लेते हैं। जहां पर आपने डेटा एंटर करना है, वैसे था ना log x एंटर करना है, यहां रेसिप्रोकल वैल्यूज आपने एंटर करनी है। वैल्यूज किसे कह रहे हूं? x को। तो इसकी हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज एंटर करनी है। रेसिप्रोकल वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी ऑन कर लेते हैं। सॉरी, शिफ्ट सेटअप, डाउन एरो, 4, फ्रीक्वेंसी ऑन। फ्रीक्वेंसी हम ऑन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑन करने के बाद अब आपने स्टैट्स का सेटअप चला देना। नोड 1, सॉरी 3 and 1, ये फ्रीक्वेंसी है। अब x की जगह रेसिप्रोकल वैल्यूज एंटर करनी है। 2 और इसका रेसिप्रोकल एंटर करना है। 5 इसका रेसिप्रोकल एंटर करना है। 8 का रेसिप्रोकल और 11 का रेसिप्रोकल and then 14 का रेसिप्रोकल। 13 का रेसिप्रोकल हो गया। अब आपने फ्रीक्वेंसी एंटर कर देनी है। ये फ्रीक्वेंसी, तो जरा कर्सर की केयर कीजिएगा कि क्या वो फर्स्ट सेल पर ही है, ये ना हो कि वैल्यू कहीं हो और उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं हो। शिफ्ट 1 4 2 आंसर एंड देन बस इतना याद करें। कैलकुलेटर में मीन में क्या एंटर करना? वैल्यूज में x, और ज्योमेट्रिक मीन में log x, हार्मोनिक मीन में 1/x, रेसिप्रोकल x। जाएंगे अब जी। अब अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन अभी भी राइट नाउ पूछना हो तो पूछिए। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम बस रह गया, और वो क्या है? अगर यहाँ पर कोई वैल्यू फर्ज करें 0 आ जाती है और हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/0। क्या फॉरन जाएगा। तो हार्मोनिक मीन उस डेटे का कैलकुलेट नहीं हो सकता इफ एनी वैल्यू इन द डेटा सेट इज, and harmonic mean is not affected by the presence of outliers in the data। ये जो एक पीछे वर्ड लिखा था ना, एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर वैल्यूज, ये एक ही वर्ड्स है। ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन मुझे करना है।
कि व्हाट इज मेंट बाय आउटलायर, वो क्या होते हैं। देखिए कुछ इंसान जो होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, कुछ सुदाई होते हैं, कुछ पागल होते हैं, है ना ऐसा। हम इसे कहते हैं यार इसका ना एक आध पुर्जा ढीला, वैसे ठीक है, कभी कभी ये बहकी बहकी बातें करता है, बस डेटिंग में भी ये ठीक है। कुछ डेटा सेट बिल्कुल मुनासिब बिल्कुल ठीक होते हैं, कुछ का ना कभी कभी कोई एक आध पुर्जा किसी डेटा वैल्यू का पुर्जा ढीला होता है, ठीक। और ये जो आउटलायर होते हैं ना, ये वो वाली वैल्यूज होते हैं जिसके सारे पुर्जे वैल्यूज की ढीले होते हैं। छोटी सी एग्जांपल, फिर मैं मैथ की क्लास में शिफ्ट करूंगा। फर्ज करें एक वैल्यू आपके पास है 2, एक 3, एक 5। आप इसका जरा मीन कैलकुलेट करेंगे ना तो 3.33 आएगा, और हम कहेंगे कि ये जो बैट्समैन है इसने 3 मैच खेले हैं, इस एवरेज के मुताबिक ये 3 के राउंड अबाउट स्कोर करता है। देखिए मैं क्या गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ ना। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि 3 स्कोर करता है, 3 के राउंड अबाउट करता है। यस, 2 इज अराउंड अबाउट 3, 3 इज अराउंड अबाउट 3 एंड 5 इज अराउंड अबाउट 3। फर्ज करें ये चीज है 95। अब एवरेज कितनी बनती है 33.33, और अब कह रहा हूँ ये बैट्समैन 33 के राउंड अबाउट स्कोर करता, गलत ऐसे करता है। देखिए मीन आपको ना मिसगाइड कर रहा है। ये जो 95 है ना, ये वाला 95, दिस वन इज, ऐसी कोई भी वैल्यू जो बाकी डेटा पैटर्न से हटकर हो, उसी को हम कहते हैं ना ये तो पूरा सुधाई है। क्यों? बाकी इंसानों से हटकर होता है, उसे कहते हैं ना बस ये डेटे का सुधाई है, इसने ना सारी गड़बड़ कर दी, इस पर इससे एतबार ना करना मीन का। तो आउटलायर क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बस जरा उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है आपको कि आउटलायर ने करना है हमारे साथ क्या सलूक करना, तो हमने इसको कंट्रोल करना है जी। सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है, आउटलायर का पता नहीं चला। चले आउटलायर का मैं कल इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने हाँ आज जी, आवाज का आपका बहुत इशू आ रहा है। क्या डिस्टॉर्शन है आवाज में या लैग है? जी या जी बहुत ज्यादा जी, वो माइक बहुत ज्यादा कर रहा है शोर आवाज के, अपार्ट फ्रॉम आवाज। एक मिनट, अब कुछ बेहतर हुआ है या अब भी ऐसे ही कर रहा है? नहीं आ रही है आवाज कंटिन्यूअसली, आपकी आवाज भी आ रही है लेकिन साथ दूसरी भी आ रही है। चले मैं देखता हूँ, मैं दूसरी क्लास में शिफ्ट करता हूँ, अगर वहां पर भी यही मसला होगा तो फिर हम इसका भी हल करते हैं। फिर चलें इसका सही। कुछ इलाज करते हैं। ये अभी करने हैं, ये नहीं मैंने किया, ये लास्ट चैप्टर में करवाऊंगा। बस आपने ना जो स्लाइड्स चल रही हैं जिस तरतीब से, आपने उस तरतीब को बस follow करना है। जी अब आप मैथ्स की क्लास में शिफ्ट होंगे।